तो देखो इस मॉड्यूल का नाम हम लोग रखेंगे मॉडर्न ऑप्टिक्स एंड फिजिक्स। आप लोग ऐसा नाम सुन के अचंभित हो रहे होंगे, हालांकि मॉडर्न वर्ड अब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब सिलेबस हमारा डिजाइन हुआ था वो था 1967, और जो बातें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में खास करके पढ़ते हैं, डुअल नेचर, ये सब 1905 के बाद से शुरू हुआ है। स्टडी तो पहले से था, लेकिन 1905 की बातें हम लोग पढ़ते हैं। तो 1967 में, मतलब 1967 में हो रहा था, और 1905 से लेकर के 1940 तक का कहानी। तो उस समय ये मॉडर्न था। अब तो 100 साल पुराना हो चुका है, तो अब मॉडर्न नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी इस चैप्टर का नाम हम लोग ये रखेंगे। इस चैप्टर का मतलब इस मॉड्यूल का। और इस मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ना है हम लोग को? पहला चैप्टर जो आपके बुक में है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दूसरा चैप्टर जो आपके बुक में है बहुत फेमस, रे ऑप्टिक्स, जिसको आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तीसरा चैप्टर जो उसका क्या नाम है, वेव ऑप्टिक्स। फोर्थ चैप्टर जो है उसका नाम है डुअल नेचर, जो हम लोग आज पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर जो है उसका नाम है एटम। छठा चैप्टर का नाम है न्यूक्लियस। इसी में एक टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं एक्सरे। ध्यान दीजिएगा, एक्सरे जो है हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये सिर्फ जेई, नीट और आईआईटी में पूछे जाते हैं। सातवां चैप्टर है सेमीकंडक्टर, और आठवां चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम। सेकंड बुक जिसको आप क्लास 12 का कहते हैं, सेकंड बुक में यही है ना, ये फर्स्ट बुक में है, बाकी सब सेकंड बुक में, तो एक ही साथ इसको सेकंड मॉड्यूल कहते हैं। ये पूरा एक दूसरे से रिलेटेड है, ये पूरा चीज जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। और आज हम लोग वो रिलेशन समझेंगे, और वो रिलेशन जो चैप्टर में सिखाता है उस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर। ठीक, एक बात और, इसमें जो दो चैप्टर है, खास करके एक चैप्टर अगर कहें रे ऑप्टिक्स, इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। बाकी चैप्टर्स की तुलना में रे ऑप्टिक्स का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। कहने का मतलब कि जितना क्लास में हम लोग बाकी सारा चीज पढ़ेंगे, और सबसे लगभग एक एक सवाल आपके पेपर में रहेंगे, एक या किसी से दो भी हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 सवाल, इससे एक या दो सवाल रहेगा। जितना ये सातों चैप्टर पढ़ने में लगेगा हम लोग को लगभग 14 क्लास, इन 7 टॉपिक को पढ़ने में लगभग 14 क्लास, 14-15 क्लास, 15 ही क्लास रे ऑप्टिक्स पढ़ने में भी लगेगा। इससे हमारे 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स से एक या कभी कभी 2 मान लीजिए। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस समझ गए क्यों कम है उसका? क्योंकि समय ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है और क्वेश्चन कम आते हैं। इसीलिए हम लोग पहले बाकी सब चैप्टर पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स को छोड़ करके। उसको जब कर लेंगे तो अगले महीने पे पूरा रे ऑप्टिक्स ही करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा सा सिलेबस लिख लीजिए, ये सिलेबस लिख लीजिए, ताकि आप मुझे याद दिलाते रहे कि सर ये वाला चीज आप छोड़ दिए। अगर कोई भी चीज आप नहीं पढ़े तो अगला हेडिंग डालिए, ऑप्टिक्स एंड लाइट। अच्छा, आप लोग ऑप्टिक्स का मतलब ना पहले ऐसे नॉर्मल समझते होंगे, क्या रे ऑप्टिक्स को ही ऑप्टिक्स बोल देते होंगे। ऐसा नहीं है, जितना हम लिखे उस पूरे को ऑप्टिक्स कहते हैं। ये पूरा जो लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। और ऐसा क्यों बोलते हैं अभी हम लोग वो समझेंगे। ऑप्टिक्स एंड लाइट। तो आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेसिकली, और हम लोग ये समझेंगे, भले हम इंट्रोडक्शन बोल रहे हैं लेकिन आज जो हम लोग समझेंगे तो एक को रिलेशन समझ में आएगा कि ये सारे चैप्टर एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है।
हर चैप्टर का रिलेशन आपको यहां समझ में आएगा। देखिए लाइट के बारे में मैं अभी टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो यूरोपियन मॉडल पे बेस्ड है, तो यूरोप के लोग जैसा बोलते हैं वही हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है जनरली। लेकिन अगर हम लोग एंशिएंट टाइम की बात करें तो आज से 3000 साल पहले, आज से मतलब अराउंड 1000 BC, मतलब ईसा के बर्थ से 1000 साल पहले एक ऋषि हुआ करते थे, उसका नाम था ऋषि कनाद। आपने सुना होगा नाम शायद। बहुत महान ऋषि में से एक थे, और ये एक अच्छे टीचर थे, गुरु थे, और खूब पढ़ते थे इसके बारे में। और उन्होंने नेचर को, यूनिवर्स को स्टडी किया पार्टिकल्स मान करके। क्या मान करके? इनका पूरा जो स्टडी था पार्टिकल्स मान करके था। और इन्होंने, आप जानते होंगे कि हमारे एंशिएंट फिलॉसफी में बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे न्याय है, मीमांसा है, ऐसे बहुत सारे बुक है। तो इनका जो विषय था, जो बुक था, उसका नाम है न्याय एंड वैशेषिका। ये दो है, मिला करके हम लिख रहे हैं, न्याय एंड वैशेषिका। देखो न्याय और वैशेषिका में ऋषि कनाद ऐसा मेंशन करते हैं कि जो लाइट है इट इज मेड अप ऑफ, हाँ ये टाइम पे आ जाओ यार, पहला क्लास का मिस कर दिए। लाइट जो है इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। लाइट किससे बने हुए हैं? पार्टिकल्स से बने हुए हैं। लेकिन ये पार्टिकल बड़ा यूनिक है। ऋषि कनाद ने कहा कि पूरा यूनिवर्स पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन उन पार्टिकल्स में अणु होते हैं और परमाणु होते हैं। ये दो वर्ड यूज किया था, अणु और परमाणु, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बाकी यूनिवर्स में जो भी चीज है वो पार्टिकल से बना हुआ और उस पार्टिकल में एटम्स और मॉलिक्यूल है। लेकिन लाइट एक ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है which has, however, these particles do not have अणु और परमाणु। ठीक है। अब वो जो आज से 3000 साल पहले ये कह रहे हैं, कौन? ऋषि कनाद। और ये जो पार्टिकल होता है इसके पास कोई मास नहीं होता। अणु परमाणु नहीं होने का मतलब, एटम मॉलिक्यूल नहीं होने का मतलब उसके पास कोई मास नहीं होगा। और ऐसा पार्टिकल इसके पास कोई मास नहीं हो उसको फोटोन कहते हैं। लाइट का वो पार्टिकल इसके पास मास नहीं हो तो क्या बोलते हैं? फोटोन। इसी को आगे चल के फोटोन कहा गया। कब? 1905 में। किसने कहा? आइंस्टीन। कितना साल का डिफरेंस हो गया? 2900 ईयर्स का लगभग। 2900 ईयर्स पहले जो बात कह चुकी गई थी वो यूरोप के लोगों को 1905 में पता चला, है ना। तो ये एक बात ध्यान रखना है, ये हम इंट्रोडक्शन के लिए आपको बता रहे हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। दूसरी बात, अभी हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन और हाइजन के बारे में, दोनों का टसल। न्यूटन और हाइजन अपने जमाने के बहुत एकदम महान साइंटिस्ट में से एक रहे हैं, 17वीं शताब्दी के, 17th सेंचुरी के। और वो लोग सारा चीज ऑप्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो हम लोग को भी स्टडी करेंगे। न्यूटन के स्टडी को रे ऑप्टिक्स कहते हैं, हाइजन के स्टडी को वेव ऑप्टिक्स कहते हैं, और आइंस्टाइन के स्टडी को और डी ब्रॉगली के स्टडी को मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं, है ना। बोर्स का थ्योरी हाइड्रोजन एटम कहलाता है। तो न्यूटन और हाइजन जब ये स्टडी कर रहे थे उस समय तक लाइट का स्पीड मेजर नहीं किया गया था। और ये मैं कब की बात कर रहा हूं? 17th सेंचुरी की। लाइट का स्पीड 19th सेंचुरी में मेजर किया गया। लाइट का स्पीड 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में दो साइंटिस्ट थे, अभी हम लोग नाम लिखेंगे उनका, फोको और फिजो। एक का नाम फिजो था, एक का नाम था फोकॉल्ट था, और उन्होंने मेजर किया था। तो ये दोनों लोग लाइट का स्पीड मेजर किया था। लेकिन ऐसा ऋग्वेद, एक जानते होंगे आप, ऋग्वेद सुने होंगे। ऋग्वेद 600 BC के आसपास का किताब है, और ऋग्वेद में लिखा हुआ है लाइट का स्पीड कितना है। अब मैंने ऋग्वेद नहीं पढ़ा है, लेकिन 14th सेंचुरी में, मतलब 1301 के से लेकर के 1399 के बीच, 14th सेंचुरी में
एक कमेंट्री आई। कमेंट्री होता है कि किसी बुक को पढ़ के जो उसका सार निकाला जाए। तो 14th सेंचुरी में एक कमेंट्री थी जिसका नाम था सायन। सायन ने कमेंट्री की। उस विद्वान का नाम क्या था? सायन, जिसने 14th सेंचुरी में कमेंट्री की। किसके ऊपर? साइंस ऑफ सायन ऑन ऋग्वेद। और इन्होंने कहा कि इसके श्लोक में लिखा हुआ है मेंशंस, श्लोका मेंशंस स्पीड ऑफ लाइट एज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब में से कुछ लोग ये क्लेम कर सकते हैं कि सर हो सकता है श्लोक पढ़ के अपने से वो सोच लिए होंगे कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन उसमें पता नहीं था किसी को 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड है। 17th सेंचुरी तक नहीं पता था। न्यूटन और हाइजन 17th सेंचुरी के हैं, उनको भी नहीं पता था। पहली बार मेजरमेंट कब हुआ है? 1801 के आसपास। और ये कब कह रहे हैं? 1301 के एरा में। 500 साल पहले सायन लिख रहा है और ऋग्वेद पहले लिखा जा चुका है। तो ये मानना बेवकूफी होगा कि सायन को पता था कि 3 into 10 to the power 8 होता है, वो लिख दिया है ना। तो ये 2 पॉइंट हमारे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है। ये मैंने एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको बता दिया। इसमें जल्दी से नोट करिए, हम लोग मेन पॉइंट पे आ जाएंगे। तो ये तो था इंडियन फिलॉसफी के बारे में। कभी आपको मौका मिले दिल्ली जाने का ना, तो दिल्ली में एक जगह अक्षरधाम। अक्षरधाम है। मैं तो बहुत पहले गया था, 2012 में आई थिंक। हाँ 2012 में। हाँ जेईई मेंस निकल गया था, उसके बाद मैं चला गया था दिल्ली घूमने, है ना। इमरान सर कॉल कर रहे थे, कॉल कर करके परेशान कि आ जाओ यार, जेईई एडवांस की तैयारी करनी है, आईआईटी वाला बैच शुरू हो गया है। और हम मस्त एंजॉय कर रहे हैं, है ना, मस्त दिल्ली घूम रहे हैं। ठीक, तो दिल्ली में अक्षरधाम जब गए थे तो वहां घूमे थे। एक उसमें नौका विहार करके कुछ था, शायद अंदर पानी में वो करके, और वहां पे ना ये एंशिएंट फिलॉसफी पूरा लिखा हुआ है ना। अच्छा, मैंने ये सब कहां से पढ़ा? तो एचसी वर्मा सर के अंडर में बहुत सारा काम करते वक्त ये उनका लेक्चर है। ये लेक्चर शायद एक यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, ठीक है, उसमें भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो चलिए अब हम लोग यूरोप आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग का पाठ्यक्रम पूरा यूरोप एंड वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें। अच्छा, वेस्टर्न वर्ल्ड को ना ऐसा लगता है कि जो हम लोग का दुनिया है, भारत है, वो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं होते। तो जब हम लोग दिखाए कि भाई देखो ऋषि कनाट तो पहले कह चुके थे, तो बोले कि व्हाट इज अणु, व्हाट इज परमाणु। वी सेड कि इट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वी डोंट बिलीव इन योर ट्रांसलेशन। उनका मानना था कि हम लोग जानबूझ के ट्रांसलेशन कर दिए, अणु को एटम मान लिए और परमाणु को मॉलिक्यूल मान लिए। अब ये सब विवाद का विषय है, तो उस पर हम लोग को नहीं जाना, हमें तो फिजिक्स पढ़ना है। तो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो लिखी बातें मिलती है। अच्छा, एक चीज और भी हुआ था यूरोप में, आपने अगर थोड़ा हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 14th सेंचुरी के आसपास यूरोप के लाइब्रेरियों को जला दिया गया था। जितनी भी पुस्तकें थी उनको जला दिया गया था। तो हम किसी पे क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वहां भी स्टडी हुआ होगा, लेकिन लोगों को वो चीजें पास नहीं थी, तो पता नहीं चला होगा। ये एक बात माना जा सकता है। एक साइंटिस्ट हुए थे, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, यूक्लिड का नाम सुना है? कहाँ सुना था? 10th क्लास में सुना था ना। तो यूक्लिड ने 300 BC के आसपास लाइट के ऊपर स्टडी किया था। अब इनके स्टडी का बहुत सारा पॉइंट था, हम लोग वो पॉइंट्स नहीं लिखने जा रहे हैं। यूक्लिड ने पहली बार, मतलब जो यूरोप की रिटन बुक्स है उनमें लिखा रहता है कि 300 BC के आसपास यूक्लिड्स ने ऑप्टिक्स को स्टडी किया। और उनके पोस्टुलेट के 2 पॉइंट आपको याद रखते हैं, एक गलत है एक सही वाला है। पहला पोस्टुलेट उन्होंने कहा कि जो कोई ऑब्जेक्ट हम लोग देखते हैं तो ऑब्जेक्ट से रेज नहीं निकलता, हमारे आईज से रेज निकलता है। गलत है, लेकिन उन्होंने स्टडी किया था, ऐसा उनका मानना था कि हमारे आईज से रेज निकलता है और किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। और दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ नहीं देख पाते, उस ऑब्जेक्ट का एट ए इंस्टेंट एक ही हिस्सा देख पाते हैं। दूसरे इंस्टेंट पे दूसरा हिस्सा देखते हैं, तीसरे इंस्टेंट पे
तीसरा हिस्सा, लेकिन ये काम इतना फास्ट होता है कि मैं पता नहीं चलता। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप अभी मुझे देख रहे हैं तो आप एट ए इंस्टेंट मेरे बॉडी का कोई एक ही हिस्सा देख पाएंगे। अगर आपका आंख फोकस मेरे चेहरे पे कर रहा होगा तो शायद मेरा बाजू आपको ना दिख रहा हो, है ना, मेरा टमी आपको ना दिख रहा हो। तो ऐसा बात है, ये बात यूक्लिड का सही था। यूक्लिड 300 बीसी के थे, उसके बाद का कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है। इसके बाद सीधा सीधा जो बात है वो गैलीलियो के बारे में है। गैलीलियो अपने जमाने के एकदम महान साइंटिस्ट रहे, कितना महान इसका मतलब गिनती करना मुश्किल है। देखिए अभी साइंटिस्ट बनना आसान है, स्कोप बहुत ज्यादा है क्योंकि गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है। गैलीलियो के जमाने में साइंटिस्ट बनना बहुत खतरनाक काम था। गैलीलियो साइंटिस्ट बने, इनका गवर्नमेंट से लड़ाई हो गया, और लड़ाई में सिखा रहा हूं भी कैसा लड़ाई हुआ। गैलीलियो और 16th सेंचुरी के लिए तो कितना का फर्क है। और गैलीलियो ने खूब स्टडी किया। उस समय यूरोप में चर्च का वर्चस्व था, मतलब जो गवर्नमेंट होता था वो चर्च के हाथ पे होता था। चर्च समझते हैं आप लोग, जो मतलब पादरी लोग होते थे वही गवर्नमेंट चलाते थे। आज भी कुछ जगह से, वेटिकन सिटी एक है, छोटा सा कंट्री है, वहां आज भी यही सिस्टम चलता है। ठीक है, कंप्लीट मोनार्की उसको बोलते हैं। ठीक है, चर्च का शासन चलता है। रिलीजन इज इंपॉर्टेंट, रिलीजन इज एवरीथिंग। तो चर्च ऐसा मानता था, ये कहानी हम लोग बहुत बार सुनते हैं हिस्ट्री में, चर्च ऐसा मानता था कि जो हमारा यूनिवर्स है ये जियोसेंट्रिक है। यूनिवर्स जो है ये कैसा है, जियोसेंट्रिक है। जियो वर्ड आया है अर्थ से। जियोसेंट्रिक का मतलब कि अर्थ जो है वो सेंटर में है और सन जो है, सन रोटेट्स अराउंड इट, है ना। और इसलिए अगर आप अंग्रेजी में वो क्या था नरेशन, उसमें ऐसा लिखा जाता था कि जो कि यूनिवर्सली ट्रूथ स्टेटमेंट हो उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो वैसे ही लिखा जा सकता है। तो एक यूनिवर्सली ट्रूथ स्टेटमेंट आप सुना करते थे कि सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। सन नेवर राइजेज, इट नेवर सेट्स। सूरज ज्यादा कभी उगता है क्या? वो तो जहां है वो तो स्टैटिक है। तो चर्च का ऐसा मानना था जियोसेंट्रिज्म में, मतलब अर्थ जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का और बाकी सारे प्लैनेट सन इसके अराउंड घूमते हैं। ये गलत है ना। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का इन्वेंशन किया, इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप की मदद से उन्होंने देखना शुरू किया, चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। और तब गैलीलियो को पता चला कि अरे ये यूनिवर्स जो है ये जियोसेंट्रिक नहीं है, यूनिवर्स तो हेलियोसेंट्रिक है। मतलब हेलियो वर्ड है सन से, सन जो है वो सेंटर है एंड अर्थ रिवॉल्व्स। और ये डायरेक्ट एक प्रहार था चर्च के ऑटोनॉमी पे। चर्च सब कुछ इसको एकदम भगवान से रिलेट करते थे। चर्च ने तो गैलीलियो कहा कि अपना वर्ड वापस ले लो तो मरवा देंगे, और सदमा में बेचारा मर गया था गैलीलियो। लेकिन गैलीलियो का मरना ऑप्टिक्स के लिए एक वरदान साबित हुआ और इन्होंने ऑप्टिक्स को इतना पॉपुलराइज कर दिया, इस चीज के स्टडी को, प्लैनेट्स के स्टडी को, कि न्यूटन जैसे लोग सामने आए स्टडी करने के लिए, केपलर जैसे लोग सामने आए, हाइजन जैसे लोग सामने आए, और वही कहानी हम लोग सुनने जा रहे हैं। तो हम लोग 2 लाइन लिखेंगे, देखिए। यूक्लिड ब्रैकेट में अराउंड 300 BC wrote extensive researched book on geometry, wrote extensive researched book on geometry and mentioned that
nothing that is seen at once in its entirety nothing that is seen at once in its entirety, मतलब पूरा पूरा एक साथ एक बार में नहीं देख सकते, फुल स्टॉप। पैच चेंज करके गैलीलियोज इन्वेंशन ऑफ टेलीस्कोप, Galileo's invention of telescope in 16th century, Galileo's invention of telescope in 16th century and his tussle with church, 16th century and his tussle with church popularized the study of optics. Popularized the study of optics. ये बात आप नोट कर लीजिए जो बोर्ड पे लिखी हुई है, गैलीलियो का हेलियोसेंट्रिज्म और चर्च का जियोसेंट्रिज्म। तो ये दो हिस्ट्री हमने पढ़ा, ये हिस्टोरिकल बात था, ये हमारे सिलेबस से लेना नहीं था, लेकिन कहानी की शुरुआत यहीं से हुई। तो आप इसे कह सकते हैं कि आज की कहानी का ये भूमिका था, कास्टिंग था इसके पिक्चर का। अब मेन एक्टर की एंट्री हुई और मेन एक्टर जो आज के पिक्चर के हैं वो है न्यूटन भाई साहब एंड हाइजन भाई साहब। न्यूटन और हाइजन दोनों 17वीं शताब्दी के थे। 17वीं शताब्दी का मतलब 1601 के बाद से 1700 तक, 1720 के आसपास उनका देहांत हुआ था, 1620 के आसपास जन्म हुआ था, एक ही टाइम के थे लगभग। तो इनका जो रिसर्च है, रिसर्च इन सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। न्यूटन ने 17वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में, मतलब 1650 के बाद स्टडी करना शुरू किया। 1650 में उनकी 25 साल के आसपास की एज होगी। उसके बाद उनका ज्ञान चक्षु खुला। पहले तो स्कूल स्टूडेंट रहे होंगे, फिर वो रिसर्च करना शुरू किए और खूब रिसर्च किए। न्यूटन का ऐसा मानना था, न्यूटन ने जितनी बातें कही सब में वो पार्टिकल मान के चलते थे सब चीज को। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो भी हम लोग बॉडी मानते हैं उसको क्या मान के चलते हैं? पार्टिकल मान के चलते हैं। न्यूटन का जितना भी स्टडी है वो क्या मान करके है? पार्टिकल मान करके। और इसीलिए न्यूटन ने लाइट को भी एक पार्टिकल माना। लाइट को क्या माना? लेकिन न्यूटन जब लाइट को एक पार्टिकल मान रहे थे तो उनके मन में ऐसा चल रहा था कि ये कुछ ऐसा पार्टिकल है जिसका कुछ मास होगा। रियलिटी में नहीं होता है। कनाड ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। कोई अणु-परमाणु नहीं होता, उसका कोई मास नहीं होता। दे आर मासलेस। फोटोन्स जो होते हैं उनका रेस्ट मास 0 होता है, कुछ मास नहीं होता। लेकिन न्यूटन ने जो पिक्चर किया था लाइट को, इसको मैकेनिकल मॉडल ऑफ लाइट या कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहते हैं। न्यूटन लाइट को एक पार्टिकल जैसा कुछ मानते थे, लेकिन उनके मन में ऐसा रहता था कि इस पार्टिकल के पास कुछ क्या है? मास है। और उसके बेसिस पे उन्होंने रिफ्लेक्शन जैसा फेनोमेनन स्टडी किया, रिफ्रैक्शन को स्टडी किया, उनके लॉज निकालने की कोशिश किए और बिल्कुल सही से उनके लॉज भी निकाले। ठीक है, तो न्यूटन का क्या मानना था? लाइट किससे बना हुआ है? पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, लेकिन न्यूटन के जमाने में लाइट का स्पीड मेजर नहीं किया गया था, है ना। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि लाइट का स्पीड जो है वो किसी मीडियम में, जैसे वाटर है, उसमें एयर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ज्यादा होता है कम होता है? कम होता है। वो पता होगा कि लाइट का स्पीड एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और वाटर में कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कम होता है 2.25। ठीक है, 3/4 होता है। जितना एयर में है उसका 3/4 होता है वाटर में। लेकिन न्यूटन ने क्या मानना था कि वाटर में स्पीड ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय मेजरमेंट्स नहीं थे, इक्विपमेंट्स नहीं थे उसको मेजर करने का।
जबकि साइन देखो कब मेजर कर चुके हैं, मतलब कब बता चुके कि ऋग्वेद में देखो ऐसा लिखा हो 14th सेंचुरी में, है ना। खैर, हाइजन दूसरी तरफ, हाइजन का मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। लाइट क्या है? वेव। तो लोग पूछते थे उससे कि तुम क्यों वेव मानते हो लाइट को? तो हाइजन का सीधा सीधा कहना था कि अगर लाइट पार्टिकल्स हैं और इमेजिन करिए कि हम दो लेजर्स या दो टॉर्च जलाएं, तो टॉर्च से रोशनी निकल रही है, मतलब पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन होगा और वो कॉलिजन की वजह से उनका पाथ डेविएट हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। दो टॉर्च जलाए तो क्या इसका रे और इसका रे इंटरसेक्शन होने के बाद डिफ्लेक्ट होते हैं? इनके पाथ में कोई डेविएशन होता है? नहीं होता। तो पार्टिकल्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो वेव के साथ हो सकता है। हम कुछ बोल रहे हैं, साउंड का वेव इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ये कुछ बोल रही है, इसका साउंड का वेव इधर भी आ रहा है, उधर भी आ रहा है, और ये पाथ को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अपना अपना पाथ पे चल रहा है। तो ऐसा वेव में ही हो सकता है, पार्टिकल में नहीं हो सकता है। इसलिए हाइजन का मानना था कि लाइट क्या है? एक वेव। क्या बात क्लियर है? न्यूटन और हाइजन में क्या डिस्प्यूट था? अच्छा, न्यूटन का ये मानना था कि लाइट पार्टिकल है, उसके बेस पे वो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जैसा फेनोमेनन शो करता है। हाइजन का मानना था कि लाइट वेव है और उसके बेसिस पे वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉज को प्रूव भी कर दिए। वही लॉज जो न्यूटन ने प्रूव किए थे पार्टिकल मान करके, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को न्यूटन ने भी प्रूव किया और हाइजन ने भी। हाइजन का प्रूफ तो हमें पढ़ना भी सिलेबस में है, हाइजन ने भी उसको प्रूव किया। एक सेकंड, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को न्यूटन ने भी प्रूव किया और हाइजन ने भी, और हाइजन का प्रूफ हमारे कोर्स में है, वो हम लोग पढ़ेंगे भी। इसी समय इन दोनों की बुक पब्लिश हुई। न्यूटन के बुक का नाम था ऑप्टिक्स, और इस ऑप्टिक्स का के जो सी नहीं है, इसमें के है। न्यूटन के बुक का क्या नाम था? ऑप्टिक्स। 1707 में पब्लिश किया था इन्होंने, और इस बुक में उन्होंने खूब बातें लिखी है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। हाइजन के विरोध में लिखा है कि हाइजन मानते हैं, दोनों एक ही टाइम के थे, तो हाइजन मानते हैं लाइट वेव है, लेकिन ऐसा नहीं है, लाइट क्या है? पार्टिकल। खूब इसमें लिखा गया। लेकिन इनके बुक में एक बात और लिखा गया है। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ग्रिमाल्डी। क्या नाम था? ग्रिमाल्डी को आप इस पिक्चर का नाना पार्टिकल समझ सकते हैं, मतलब आके नया मोर्चा खोल दिए। ग्रिमाल्डी ने एक स्टडी किया था अराउंड 1650, और इन्होंने एक फेनोमेनन देखा, इसका नाम है डिफ्रैक्शन। क्या देखा? तो न्यूटन अपने बुक में लिखते हैं, न्यूटन को पता है ग्रिमाल्डी ने ऐसा कुछ लिखा है कि ये तो 1650 में लिख रहा है ना, कि ये देख रहा है, और ये बुक कब पब्लिश हुआ है? तो न्यूटन अपने बुक में ऐसा लिखते हैं कि हालांकि लाइट पार्टिकल है, लेकिन वो जो ग्रिमाल्डी ने डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन देखा है, वो लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ नहीं किया जा सकता। मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा हूं, मैंने बहुत कोशिश की है, और ये फ्यूचर जनरेशन के लिए है कि आप डिसाइड करो कैसे ये प्रूफ होगा। ठीक है, ये न्यूटन का मानना था। जबकि हाइजन का मानना था कि लाइट क्या है? वेव है, और वेव मान करके वो डिफ्रैक्शन जैसा फेनोमेनन को प्रूफ करने का सोच भी रहे थे। देखो, हाइजन के साथ दुनिया कम थी। अच्छा, हाइजन ने एक बात और कही थी, न्यूटन ने क्या कहा था कि लाइट का स्पीड एयर में कम होता है, वाटर में ज्यादा होता है। हाइजन का उल्टा मानना था कि लाइट का स्पीड एयर में ज्यादा होता है, वाटर में कम होता है। हाइजन के सपोर्ट में साइंटिस्ट कम्युनिटी नहीं थे, ज्यादा डिवाइडेड तो थे, कुछ लोग हाइजन को सपोर्ट करते थे, कुछ लोग न्यूटन को, लेकिन रेशियो 50-50 का नहीं था, 70-30 का था, 60-40 का था। ऐसा इसलिए कि हाइजन के सपोर्ट में कम इसलिए थे क्योंकि न्यूटन का अपना बोलबाला था, वो जो कह रहे थे इट वाज लाइक पत्थर की लकीर, क्योंकि बहुत स्टडी थे, बहुत अपने महान साइंटिस्ट में थे। हाइजन कम नहीं थे, हाइजन ने भी पेंडुलम का आविष्कार किया था, जो सैटर्न है, शनि ग्रह है ना सैटर्न, उसके अराउंड रिंग का खोज उन्होंने किया था, उसका जो मून टाइटन है उसका भी डिस्कवरी उन्होंने किया था। तो हाइजन भी कम नहीं थे, वो भी मूलधन विद्वान थे, बहुत खतरनाक टाइप थे, दोनों लंबे लंबे बाल रखते थे। लेकिन हाइजन के उस समय फैशन रहा होगा, उस
समय हाइजन के सपोर्ट में कम लोग थे। सपोर्ट में कम लोग होने का एक लॉजिक तो यह था कि न्यूटन महान थे, बहुत बहुत डिस्कवरी किए थे, बहुत कुछ स्टडी कर चुके थे। हाइजन का न्यूटन की तुलना में कम था। और दूसरा विरोध का ये था, हाइजन के सपोर्ट में कम लोग होने का ये था कि चलो मान लेते हैं लाइट वेव है, मान लेते हैं लाइट वेव, तो उस जमाने में सिर्फ एक ही टाइप का वेव लोग जानते थे जिसका नाम था मैकेनिकल वेव, जिसका नाम था, उस समय लोग एक ही बात जानते थे, कौन सा वेव। तो सवाल ये पैदा हुआ, अगर लाइट वेव है तो इट इज अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव किसको बोलते हैं, जिसको प्रोपगेट करने के लिए मीडियम, तो मैकेनिकल वेव रिक्वायर्स मीडियम फॉर अब सवाल यह है कि सूरज दादा तभी भी रोशनी दे रहे होंगे कि नहीं दे रहे होंगे, 17वीं शताब्दी में दे रहे थे ना। तो ये अपनी धरती मैया, अर्थ, इधर में अर्थ का एटमॉस्फेयर जहां पे एयर है, इधर में स्पेस जहां पे कुछ नहीं है, और यहां अपने सूरज दादा सन। तो ये रेज वेव अगर आया तो यहां तो मीडियम है, इस वाले पार्ट में तो मीडियम, यहां कौन सा मीडियम। उसमें भी लोगों का मानना था कि स्पेस में कोई मीडियम नहीं होता है ना। तो हाइजन के सपोर्ट में कम लोग क्यों थे, ये बात समझ में आया पक्का। तो ये डिबेट खूब चला कि आखिर लाइट क्या है, पार्टिकल मान के चले कि वेव मान के चले। अगर पार्टिकल मानते हैं तो ग्रिमाल्डी का डिफ्रैक्शन जैसा फिनोमेनन प्रूफ नहीं किया सकता, और अगर वेव मानते हैं तो स्पेस में कौन सा मीडियम है भाई, स्पेस में कौन सा मीडियम है, कैसे लाइट आ रहा है, लाइट मैकेनिकल वेव है, कैसे आ रहा है। तो ये सवाल खूब चला। पहले इसके बारे में लोग कुछ लिख ले, थोड़ा सा लिखिए आप, हेडिंग डालिए न्यूटन एंड हाइजन, और ये लिख दीजिएगा रिसर्च इन सेकेंड हाफ ऑफ 17th सेंचुरी। ये डायग्राम्स आप बाद में बना लीजिएगा, पहले हम कुछ लिखवाते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, न्यूटन स्ट्रांगली एडवोकेटेड, न्यूटन स्ट्रांगली एडवोकेटेड light as a particle and he called them corpuscular. न्यूटन का मानना क्या था, लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है, इसको क्या बोले वो, कॉर्पस, कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स, ठीक है। सो न्यूटन स्ट्रांगली एडवोकेटेड लाइट एज पार्टिकल्स ब्रैकेट में कॉर्पसल्स इन हिज बुक ऑप्टिक्स। whereas Haisen strongly advocated light as wave. Light as wave in his book Treatise on Light. तो हाइजन के किताब का क्या नाम था, Treatise on Light। और ये जो हाइजन की किताब है ये पहले आई थी, 1690 में आई थी। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो ऑप्टिक्स है इसमें इन्होंने लिखा है न्यूटन ने कि हाइजन जो बताते हैं कि वेव लाइट वेव है वो गलत बात है। लाइट क्या है, पार्टिकल्स। इन हिज बुक ट्रीटाइज ऑन लाइट 69। सेकेंड पॉइंट लिखिए, न्यूटन डिड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन mirrors, Newton did extensive experiments on mirror, lens and prism, and proposed mechanical model of light.
and proposed mechanical model of light and proved the laws of reflection and refraction and proved the laws of reflection and refraction. ठीक है, full stop. He also designed refracting telescope. He also designed refracting telescope. तो उन्होंने एक अलग तरह का ट्यूब टेलीस्कोप भी बनाया था जिसके बारे में हमें पढ़ना भी है. ये न्यूटन के बारे में. थर्ड पॉइंट लिखिए, हाइजन बहुत अमीर परिवार में पैदा हुए थे, एकदम राजशाही वाला इसका होता है ना, वैसा जिंदगी था. मतलब वो 16 साल तक स्कूल ही नहीं गए थे. स्कूल इसलिए राजा के बेटे थे भाई, घुड़सवारी करते थे और घर आते थे उनको पढ़ाने. महान लोग उनके घर आते थे पढ़ाने. मतलब वो लोग बहुत रिच फैमिली में थे, तो इतना कैपेसिटी तो होगा ही पे करने का कि जो बड़े बड़े मास्टर साहब उनको बुला लें, है ना. तो वो घर जाते थे पढ़ाने वहाँ पे, और स्कूल नहीं गए थे 16 साल तक. बाद में उनको स्कूल भेजा गया. पहले वो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए, फिर एक दिन झूमर को देखे तो उनको पेंडुलम का ख्याल आया. फिर वो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने लगे और फिर महान बने. तो 2 लाइन हाइजन के बारे में लिखिए. हाइजन बॉर्न इन रिच फैमिली, studied in home till 16 years of age. Haydn born in rich family, studied at home till 16 years of age. Till 16 years of age. Full stop. He derived the expression of centripetal force. आप जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन जानते हो ना, क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? mv²/r. जिसको नहीं पता हो ब्रैकेट में लिख भी ले. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r. He derived the expression of centripetal force, discovered the rings around Saturn, and also discovered Saturn's moon named Titan. And also discovered Saturn's moon named Titan. Full stop. पैर चेंज करके. He also invented pendulum clock. He also invented pendulum clock. Which remained in use. पता नहीं आप लोग पेंडुलम क्लॉक यूज किए हैं? हम यूज तो नहीं किए, लेकिन बचपन में पापा लोग को देखते थे. हम तो नहीं यूज किए, इतना भी पुराने नहीं है. पापा लोग, दादाजी खूब यूज किया करते थे. एक तो वो वाली घड़ी थी, ऐसे करके खुलता था, चेन टाइप का होता था, ऐसे करके देखते थे, फिर रख लेते थे पॉकेट में. जिसके लिए वो जीन्स में ऐसा वाला होता है, ये चीज, ये पॉकेट वॉच के लिए होता है, छोटा, जिसमें लोग चेंज रखता है, वो पॉकेट वॉच के लिए हुआ करता था. पेंडुलम वाला दीवार घड़ी तो होता ही है, जो हाथ वाला एक होता था, ऐसे छोटा सा होता था, लगा के डोलते रहता था मस्त सा. तो हम देखे थे, मतलब बहुत फैसिनेटिंग चीज हुआ करता था वो सब, पेंडुलम क्लॉक वाला. अब तो ट्रेंड में नहीं है, कभी कभी ट्रेंड बहुत जल्दी बदल जाता है ना. तो हाइजन का पेंडुलम क्लॉक बहुत फेमस रहा. खैर लिखिए, तो क्या लिखे आप लोग? He also invented, which remained in use for more than 300 years. पैर चेंज करके. Haydn proposed wave theory of light. Haydn proposed wave theory of light because he argued that if light
would have been particle, if light would have been particle, comma, it could not cross, if light would have been particle, comma, it could not cross each other, it could not cross each other without deflecting each other, without deflecting each other, without deflecting each other. तो हाइजन लाइट को वेव क्यों मानते थे? उनका एक आर्गुमेंट था कि लाइट के रेज जब एक दूसरे को क्रॉस करते तो डिफ्लेक्ट नहीं करते, पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट करने चाहिए थे। इधर से एक बॉल फेंके उधर से एक बॉल आएगा, टकराएगा, तो एक ही रास्ते में तो नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन होना ही होना। नेक्स्ट पॉइंट, हाइजन proposed that light is a wave, and based on his wave theory, he proved the laws of reflection and refraction. Laws of reflection and refraction. ठीक है? Next point. But at that time, comma, only mechanical wave was known. Only mechanical wave was known, and so the question arose that if light is a mechanical wave, then how it travels in space? अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव है तो स्पेस में कैसे चलता है, ये एक सवाल पैदा होगा। क्या इतनी बात समझ गए आप लोग? इसमें तो कुछ लिखने लायक है नहीं, तो स्लाइड को चेंज कर दें। ये वाला डायग्राम हम फिर से बना देंगे क्योंकि आगे पढ़ाएंगे। तो अब देखिए, न्यूटन ने अपने बुक में ग्रिमाल्डी के बारे में लिखा था कि ग्रिमाल्डी ने जो डिफ्रैक्शन का फेनोमेनन देखा है। तो तुम सो रहे हो जी? हाँ पक्का? कुछ ज्यादा कहानी हो गया क्या? नहीं ना। न्यूटन ने अपने बुक में लिखा है कि ग्रिमाल्डी ने जो डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट प्रूव किया है, वो एक्सपेरिमेंट लाइट को पार्टिकल मान करके नहीं प्रूव किया जा सकता। तो ये पॉइंट लोग पहले लिख लें। तो आप लिखिए ग्रिमाल्डी। Grimaldi observed diffraction of light around middle of 17th century. अच्छा, डिफ्रैक्शन क्या होता है आप लोग जानते हैं? डिफ्रैक्शन क्या होता है? मान लो ये बहुत छोटा सा कोई स्लिट हो, लाइट ऐसे सीधा सीधा आया, इस स्लिट के पास से वो डिफ्रैक्ट कर गया, इधर चला गया, तो लाइट तो स्ट्रेट पाथ में चलता है, वो इधर उधर कैसे चला गया, है ना? और पार्टिकल है तो वो इधर उधर जा ही नहीं सकता। किसी होल से पार्टिकल पास करेगा, बुलेट मारो तो सीधे सीधे जाएगा ना, इधर उधर कैसे चला जाएगा? तो क्या लिखे? ग्रिमाल्डी ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अराउंड मिडल ऑफ 17th century and denied, और ग्रिमाल्डी का मानना था कि लाइट पार्टिकल हो ही नहीं सकता, पार्टिकल होकर के कैसा फेनोमेनन शो कर रहा है, एंड डिनाइड द पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट।
वो अलग दुनिया के थे, उन्होंने कहा कि लाइट जो है कुछ फ्लूइड टाइप का होगा, है ना, अलग कुछ नाम दे दिया। लिखो उसमें आगे, he proposed that light must have a fluid form which bends at edges, which bends at edges. Next point. न्यूटन वॉज अवेयर ऑफ ग्रिमाल्डीज एक्सपेरिमेंट। और ये ना न्यूटन का ये पॉइंट हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अच्छे साइंटिस्ट का एक निशानी होता है। न्यूटन ने बहुत सारी गलतियां की है और बहुत सारी अच्छाइयां दी हैं। तो अगर 100 अच्छाइयां हैं तो एक आध गलतियां भी चलेंगी, और उनकी गलतियों का भी हम सम्मान करते हैं। आप वेव्स में पढ़ते हो ना, न्यूटन्स फॉर्मूला एंड लैप्लेसेस करेक्शन। न्यूटन ने माना कि जो साउंड है वो जब एयर में चलता है तो ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, और लाइट का स्पीड कैलकुलेट किया, फॉर्मूला निकाला 280 मीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने थ्योरेटिकली निकाला, जबकि एक्सपेरिमेंटली वो खुद कैलकुलेट कर चुके थे 330 मीटर पर सेकेंड। और फिर उन्होंने लिखा भी कि भाई हम एक्सपेरिमेंटली तो 330 मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट किए हैं, लेकिन थ्योरेटिकली तो मेरा 280 आ रहा है, तो ये डिस्क्रिपेंसी है, आगे वाले लोग सॉल्व करेंगे। आगे चल के लैप्लेस ने कहा कि नहीं, वो प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक होता है। लैप्लेसेस के लिए कहना बहुत आसान है क्योंकि थर्मोडायनामिक के बहुत सारे प्रोसेस है, 5-6 प्रोसेस है। तो किसी आइसोथर्मल को हटा के उन्होंने आइसोबेरिक रखा होगा, आंसर नहीं आया, एडियाबेटिक रखा होगा, आंसर आ गया, वाह हो गया। लेकिन न्यूटन के लिए पहली बार सोच पाना कि साउंड का चलना थर्मोडायनामिक के एक प्रोसेस से रिलेट करता है, ये अपने आप में एक महान बात है। भले गलत सोचे, आइसोथर्मल सोचे एडियाबेटिक की जगह, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती नहीं मानी जा सकती, इसीलिए हम न्यूटन का सम्मान करते हैं, है ना। तो न्यूटन ने इस बात में, इस बुक में जो लिखी एक बात, वो भी सम्मान के लायक। उन्होंने अपने पार्टिकल थ्योरी से लाइट के डिफ्रैक्शन के फेनोमेनन को प्रूव करने का कोशिश किया, और वो नहीं कर पाए। तो नहीं कर पाए तो ये नहीं कि ग्रिमाल्डी गलत है या नहीं फिर भी लाइट वेव है, जबरदस्ती नहीं। उन्होंने लिखा कि हो सकता है कि मेरे थ्योरी में कुछ गड़बड़ी हो, आने वाले साइंटिस्ट लोगों का सम्मान है कि वो आकर के इसको देखे और रेक्टिफाई करे कि आखिर क्या है। ठीक, डिबेट गोज ऑन। लिखिए पॉइंट। न्यूटन वाज अवेयर ऑफ ग्रिमाल्डीज एक्सपेरिमेंट एंड ही डिड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन, और खुद भी वो एक्सपेरिमेंट किए डिफ्रैक्शन पे। एंड ही डिड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट ऑन डिफ्रैक्शन। Newton was aware of Grimaldi's experiment and he did extensive experiment on diffraction and admitted that it is not properly explained by his particle theory of light. It is not properly explained by particle theory of light. By particle theory of light. Next point. An interesting observational difference. An interesting observational difference between Newton and Huygens. An interesting observational difference between Newton and Huygens was, Newton argued that the speed of light, is more in water than air, whereas Huygens argued the reverse.
पैच चेंज करके, एट दैट टाइम देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एट दैट टाइम कॉमा देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, speed of light in air or water. There was no experimental setup to calculate or measure speed of light in air or water. ठीक है, अच्छा प्रयास चल रहा था कि लाइट के स्पीड को मेजर करे। गैलीलियो ने प्रयास किया था। गैलीलियो ने क्या किया कि दो पहाड़ी लिया, दो पहाड़ के चोटी पे एक साइड अपने खड़े हो गए, एक साइड अपने दोस्त को रखे, और एक लालटेन लिया। ठीक है, लालटेन लैटन, वो देखो ना जी, लालटेन जिससे ज्योति जलती है, आप समझो लालटेन टाइप में कुछ लिया और अपने दोस्त को दूसरे चोटी पे खड़ा कर दिया और बोला कि देखो हम लालटेन ऑन करेंगे, अपना टाइम देख लेंगे, और जब तुमको रोशनी दिखे तब तुम भी टाइम नोट कर लेना। ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर लेंगे और कितने देर में तुमको दिखा वो भी मेजर कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। किया एक्सपेरिमेंट, फेल कर गया, क्योंकि लाइट का स्पीड कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जा सकता है। 3 लाख किलोमीटर यहां है, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और लाइट कितना स्पीड चलता है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो फिर गैलीलियो ने लिखा अपने कैलकुलेशन में, लाइट ट्रेवल्स विद इनफिनाइट स्पीड, है ना? तो शोध चल रहे थे लेकिन कोई सही से मेजर नहीं कर पाया था, कोई वैसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन नहीं कर पाया। एनीवे, ये पॉइंट लिख लिए। तो अब डिबेट ये शुरू हुआ कि लाइट क्या है। डिबेट शुरू हुआ कि लाइट क्या है, लाइट पार्टिकल है कि वेव। अच्छा, इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट्स हुए, इस दौरान कुछ और डेवलपमेंट हुए, और डेवलपमेंट ये हुआ कि 2-3 साइंटिस्ट आए। एक का नाम था फ्रेस्नेल, एक का नाम था फ्रेनहोफर। फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर ने भी डिफ्रैक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और इनके डिफ्रैक्शन का एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना भी है। तो ये ग्रिमाल्डी और ये फ्रेस्नेल, फ्रेनहोफर सबने किस पे एक्सपेरिमेंट किया है? डिफ्रैक्शन पे। ग्रिमाल्डी का तो नहीं पढ़ना है, फ्रेस्नेल और फ्रेनहोफर का पढ़ना है हम लोग को। पहले आज नाम सुन लीजिए सबका कि किसने किसने क्या किया था। यंग, थॉमस यंग एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाम तो सुने होंगे कम से कम। और ये किसके ऊपर है? इंटरफेरेंस के ऊपर, इंटरफेरेंस के। और ब्रियोस्टर ने पोलराइजेशन के ऊपर स्टडी किया। ये 3 नए फेनोमेनन देखे गए, और इंटरेस्टिंग बात ये था कि ये तीनों फेनोमेनन लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ नहीं किया सकता, लेकिन लाइट को वेव मान के प्रूफ किया जा सकता। तो लोग मान लिए कि अच्छा लाइट हो सकता है वेव। सवाल ये पैदा हुआ कि लाइट अगर वेव है तो वो स्पेस में कैसे चलता है? दिक्कत तो यहां थी। लाइट को वेव मानने में समस्या क्या है, समझ में आ रहा है कि लाइट अगर वेव है तो स्पेस में कैसे चल रहा है? तो लोगों ने ऐसा मान लिया कि स्पेस में एक मीडियम है, जिस मीडियम का नाम है ईथर मीडियम। हम लोग स्पेस में गए नहीं है, मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, अभी तो चले गए ना, अभी तो कुछ नहीं है स्पेस में, ऐसा कुछ नहीं है। उस समय के लोगों ने अच्छा ईथर, वो केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है, ऐसे एक नाम दे दिया कि एक कोई मीडियम होगा, हम लोग गए नहीं है तो क्या पता होगा जिसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए लाइट चल के आ जा रहा है। तो एक प्रपोजल क्या आया, ये सब प्रूफ हो गया बाय कैन बी प्रूफ ओनली बाय टेकिंग लाइट एज वेव। तो इससे हाइजन को एक्सेप्टेंस मिलने लगा, हाइजन की बातों को लोग मानने लगे। नहीं, हाइजन जो बोला था वो तो मर मुरा गए,
लेकिन आने वाले रिसर्च स्कॉलरशिप लोग मान में लेंगे नहीं, हाइजन की बात में थोड़ा दम था, न्यूटन वाला बात में दम नहीं था। लाइट इज नॉट अ पार्टिकल, लाइट इज अ वेव। और इसीलिए आगे चल के कम्युनिटी ने डिसाइड किया ओके लाइट क्या है, एक लाइट कैसा वेव है, लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। And how it travels in space? Because there is a medium in space called ether. फिजिक्स में जब भी हम कोई बात मान लेते हैं तो उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इसका कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन देखो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स है हमारे नेचर का स्टडी। हम नेचर में कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं, उस ऑब्जर्वेंस को एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसा इस वजह से हो रहा होगा। अब वो एक्सप्लेनेशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब तक कोई उसे गलत साबित ना कर दे तब तक उसे सही माना जाता है। जिस दिन किसी ने साबित कर दिया कि नहीं वो गलत बात था, ये ऐसे होता है, उस दिन से वो बात को सही मान लेते हैं, पुराना वाला बात खारिज कर दिया जाता है और आज से यही सही है। और ये फिजिक्स में यही चलता है, दुनिया के हर सब्जेक्ट में यही चलता है, हर सोसाइटी में यही चलता है। आप कभी संविधान पढ़ो, कभी लॉ पढ़ो, कोई भी चीज पढ़ो, सब में ये मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ो तो सुप्रीम कोर्ट के पुराना कभी डिसीजन में ये कहे थे, फिर बोलेंगे नहीं उस समय वो बात गलत कहा गया था, आज जो कह रहे हैं वो सही है ना। सुप्रीम कोर्ट भी अपने डिसीजन को रिवर्स करते हैं क्योंकि समय के साथ रिसर्च का लेवल, इक्विपमेंट का लेवल बढ़ते जाता है, साइंस ग्रोथ करता है तो समझ भी बढ़ता है, मैच्योरिटी आता है लोगों में। तो अलग अलग टाइम के साथ सोसाइटी, नेचर सब कुछ चेंज होता है, रिसर्च का लेवल चेंज होता है। और इसीलिए जब तक कोई बात को गलत प्रूफ ना कर दिया जाए तब तक उसे हम क्या मानते हैं? सच मानते हैं। और जो भी बात बिना प्रूफ के कहा जाए उसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। तो हम लोग मान लिए कि स्पेस में एक मीडियम है, स्पेस मीडियम, और इसका नाम क्या था? ईथर। कहीं कहीं ए भी लगा रहता है सामने, एथर बोलते हैं, तो दोनों वर्ड चलता है, ईथर और एथर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर मीडियम हाइपोथेसिस। ठीक है, आज के दिन में हम लोग दो हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, एक ईथर मीडियम हाइपोथेसिस जो कि आगे चल के गलत साबित हुआ, और एक पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस जो कि आज के डेट तक सही साबित माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके सपोर्ट में एविडेंसेस आए हैं, उसके अपोजिशन में कोई एविडेंस आज तक नहीं मिला। इसके अपोजिशन में मिल गया था तो उसको खत्म कर दिया हम लोग। तो हमें कितनी बातें लिख ले? लिखो। During 18th and 19th century, during 18th and 19th century, comma, extensive research in optics took place. Extensive research in optics took place. Full stop. Fresnel and Fraunhofer's experiment on diffraction. Fresnel and Fraunhofer's experiment on diffraction. Fresnel and Fraunhofer's experiment on diffraction, comma, Young's double slit experiment. Young's double तो जानती है, slit, SLIT, slit experiment on interference. Young's double slit experiment on interference and Brewster's experiment on polarization. And Brewster's experiment on polarization created the strong debate of whether light is a particle
or light is a wave? Question mark. Whether light is a particle or light is a wave. Next point. Assuming Huygens wave theory of light, assuming Huygens wave theory of light, comma, one can prove not only reflection and refraction, one can prove not only reflection and refraction, but also the newly discovered phenomenons, of diffraction, interference and polarization. Diffraction, polarization and interference, which cannot be proved by taking light as a particle. Which cannot be proved by taking light as a particle. Full stop. Next point. A consensus मतलब क्या होता है? सहमति बनना शुरू हो गया. A consensus among scientists stated that light is a mechanical wave. Light is a mechanical wave, and it can travel in space. Because there is a medium called ether in space. There is a medium called ether in space. Full stop. This came to be known as ether medium hypothesis. Ether medium hypothesis. ठीक है. तो लोगों में क्या सहमति बन गई? एक जनरल ऐसा बात मानना शुरू हो गया कि लाइट क्या है, लगता है ऐसा कि वेव ही है. और इस बात को एकदम प्रमाण मिल गया जब दो साइंटिस्ट फीजो और फोको ने, फीजो एंड फोकॉल्ट नाम था. फोकॉल्ट का नाम आपने सुना होगा एडी करंट के चर्चा में. एडी करंट का भी डिस्कवरी किसने किया था? फोकॉल्ट ने किया था. तो फीजो और फोको ने एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने शुरू किया लाइट के स्पीड को मेजर करने के लिए. फीजो ने तो हद कर दी थी. इन्होंने 8 किलोमीटर लॉन्ग एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था. समझ रहे? 8 किलोमीटर लॉन्ग, 8 किलोमीटर लंबा एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया. और उसमें ऐसा सेटअप था कि बहुत सारे मिरर्स थे और उनके हेल्प से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए. लेंस थे, रिफ्लेक्ट इधर उधर करके इतना बार लाइट को घुमा दो कि वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले. और फिर हम एक जगह से लाइट को ऑन करेंगे और वापस वो कहां पे आया बहुत देर बाद मेजरमेंट करेंगे और वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा ट्रेवल कर ले. जैसे इसको ऐसे समझे, अगर समझना हो तो, स्कूल में अगर ग्राउंड छोटा होता है
और हमें बहुत लंबा रेस करवाना है, 15 किलोमीटर लंबा रेस मैराथन करवाना है। कैसे करवाते हैं? हाँ, गोल गोल घुमाते रहते हैं कि भाई इसका 10 चक्कर लगा लिए तो समझ लेंगे 15 किलोमीटर चल रही, मतलब जितना भी चक्कर, वो तो अलग अलग स्कूल का अलग अलग होगा। बात नहीं समझ रहे? तो मुझे लाइट को 3 लाख किलोमीटर चलवाना है मान लो, या 6 लाख किलोमीटर चलवाना है, और 2 सेकंड में अगर ऐसा हुआ तो हम समझ जाएंगे। तो इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया कि लाइट गोल गोल घूमते रहे, और मेजर करना भी इतना डिस्टेंस आसान है कि भाई एक बार कितना बार घुमा वो मेजर कर लिए, मतलब एक बार का डायमीटर या उसका सर्कमफरेंस, और फिर आप कितना बार घुमा वो देख लीजिए, तो डिस्टेंस भी मेजर हो गया और टाइम भी मेजर हो गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत एक्सपेंसिव था, फीजो ने डिजाइन किया, और रफली 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट कर लिया फीजो ने, एयर में, ठीक है, वाटर में नहीं। वो तो 8 किलोमीटर लंबा पानी कहां से लाता हो। फौकॉल्ट ने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम करे कि ये जो एक्सपेरिमेंटल उसको छोटा लेवल पे करे, घुमाना ही है तो मैं इतनी दूर में क्यों ना घुमाऊं, है ना, घुमाना है तो कम ही दूर में क्यों ना घुमाऊं। तो वो लेबोरेटरी में ऐसा सेटअप बना लिए, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, और लेबोरेटरी में आसान भी है कि पहले एयर था, अब उसमें पानी डाल दो, पानी में चलेगी लाइट, पानी में स्पीड मेजर हो जाएगा, और एकदम धूमधाम से लाइट का स्पीड एयर में भी मेजर कर लिया और वाटर में भी मेजर कर लिया। और जब मेजर किया तो पता चला अरे वाटर में तो कम है, तो हाइजन भाई साहब तो सही कहते थे कि वाटर में कम होता है, और न्यूटन तो बोलता था कि वाटर में ज्यादा होता है, तो न्यूटन वहां गलत है, मतलब लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव है। और बाकी लोग जो कंसेंसस बोले हैं, माना गया, सहमति बन रही है कि लाइट वेव है, इस बात को एक प्रमाण मिल गया कि हाइजन की बात सही। तो लगा कि डिबेट सेटल हो गया, लाइट क्या है, वेव है, और कौन सा वेव है। पिक्चर यहाँ पे खत्म, अभी तो क्लाइमेक्स बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो पहले इतना बात हम लोग लिख ले, ये लाइन लिख लो, फीजो एंड फोको, फीजो एंड फोको, फीजो एंड फोको। रवि रंजन है नहीं, फीजो एंड फोको, फोको मतलब फौकॉल्ट। तो लिखिए, अराउंड मिड ऑफ 19th century, around mid of 19th century, comma, they were able to experimentally calculate the speed of light. They were able to experimentally calculate the speed of light in air. They were able to experimentally calculate the speed of light in air as 3 into 10⁸ meter per second. 3 into 10⁸ meter per second. Full stop. Foucault calculated speed of light in water in his laboratory, and found it to be 3/4 of 3/4 of the speed of light in air. Full stop. पैच चेंज करके, this made scientists to believe that light is a wave. Light is a wave ब्रैकेट में मैकेनिकल, लाइट इज अ वेव ब्रैकेट में मैकेनिकल, and the debate was assumed to be settled. ठीक है, तो आज ये बाहुबली पार्ट 1 छोड़ दें।
आपको पता है लाइट क्या है? कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा वेव है कि पार्टिकल है? दोनों है, आपको पता है ना। तो अभी तक तो क्या बना है? मैकेनिकल वेव है। तो अब ये मैकेनिकल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैसे हुआ, और वेव भी है पार्टिकल भी है, ये कैसे डिस्कशन में आया? ये कहानी अगले क्लास में करें कि आज ही करें? अगले क्लास में करेंगे। तो ठीक है, पार्ट 2 के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।